हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ मैं साइंस स्टडी पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का जो सेट है उसके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में हम 60 क्वेश्चन तक से डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा लेंदी हो जाती है, जैसे कम क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक, तो आज के क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं। पहला 60 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं। ऑप्शन ए केंद्र सूची के, ऑप्शन बी राज्य सूची के, ऑप्शन सी समवर्ती सूची के, या डी में केंद्र एवं राज्य दोनों के। तो जो हमारी खेती है वो हमारी राज्य सूची में आती है। ठीक, अगर हम राज्य सूची जाते हैं तो इसमें क्या था कि राज्य सूची में जो पहले 66 सब विषय थे। ठीक, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 62 विषय हैं। ठीक, 62 विषय हैं। और हमारी केंद्र सूची में पहले जब मूल संविधान है उसमें तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। ठीक, और जो समवर्ती सूची है उसमें पहले 47 विषय थे और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक, तो इसमें से राज्य सूची में विषय घटे हैं, बाकी इन दोनों में से बढ़े हैं। इसमें 97 थे, अब 100 हो गए हैं। इसमें 47 थे तो अब 52 हो गए हैं। इसमें 66 से 62 हो गए हैं। ठीक, बात समझ में आई। आगे चलते हैं हम 61 में। 61 कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 542, ऑप्शन सी 543 और ऑप्शन डी 545। तो उसने पूछा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो लोकसभा में निर्वाचित जो मूल संविधान है उसमें से 552 सीटों का प्रावधान है। ठीक, 552 सीटें का प्रावधान है, लेकिन इनमें से 2 एग्लो इंडियन भी होती हैं। एग्लो इंडियन होती हैं। अब एग्लो इंडियन क्या है? एग्लो इंडियन में मतलब ये होता है कि जो इनके जो जो ये सदस्य हैं उनके माता पिता में से कोई एक इंग्लैंड का हो और एक इंडिया का हो। ठीक, लेकिन अगर वर्तमान में अगर सीटों की गणना की जाए तो वर्तमान में 545 सीटें हैं, इन पे वो होता है। लेकिन 545 में 2 तो एग्लो इंडियन हो गई, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 543, ऑप्शन सी। ठीक, 543 में निर्वाचन होता है, मतलब 543 सीटों पे चुनाव होता है। निर्वाचन का मतलब ये है कि 543 में से इनमें चुनाव होता है और 2 मनोनीत होती हैं, जो राष्ट्रपति एग्लो इंडियन मनोनीत करता है। 62 हमारा क्वेश्चन चलते हैं। 62 में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। ठीक, और अगर लोकसभा का पूछ दे उनका होता है 5 वर्ष तक। ठीक, राज्यसभा के जो वो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अगर एज पूछे तो वो होती है 30 वर्ष। लेकिन अगर लोकसभा के उसमें होगी लोकसभा कौन कितने वर्ष की एज का लोकसभा सदस्य बन सकता है, तो वो होती है 25 साल तक। 25 साल का बंदा लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन अगर राज्यसभा का तो उसके लिए 30 साल मांगी जाती है। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू हुआ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2017 को और ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2017 को। तो जीएसटी लागू हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं 64 पे। 64 कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। यानी कि अगर कोई मैटर है हाई कोर्ट का, उस पर हमें अगर हम उसके न्याय से संतुष्ट नहीं हैं तो हम कहाँ पे जा सकते हैं। ऑप्शन ए दीवानी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो अगर हम हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा राइट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। देखो यहाँ पे उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं और उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक, आगे है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष या ऑप्शन डी 63 वर्ष। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के
उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर पूछ दे यहाँ पे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो होता है 62 वर्ष। ठीक, सुप्रीम कोर्ट वाले का 65 वर्ष और हाई कोर्ट वाले का 62 वर्ष। ठीक, तो इसका सही आंसर तो पता चल गया ना, इसका सही आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट वाले का, वो सुप्रीम कोर्ट वाले का 65 वर्ष। ठीक, अगर पूछा जाए कि मूल जो अपने उसमें है कि हाई कोर्ट के जो वकील वो न्यायाधीश हैं तो वो कितने हैं, तो जो पहले थे मूल संविधान में मतलब ये होता था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 उसके अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर क्या हुआ कि पिछले साल तक इसमें थे कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश होता और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, तो ये याद रखें, ये करंट का क्वेश्चन है, शायद आ जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 124, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। आगे चलते हैं 66 पे। 66 हमारा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब इनको कौन नियुक्त करता है न्यायाधीशों को। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधि मंत्री या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है 67 पे कि जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। ऑप्शन ए पीड़ित पक्ष, ऑप्शन बी कोई भी नागरिक, ऑप्शन सी स्वयं न्यायालय या ऑप्शन डी उक्त सभी। तो जो जनहित याचिका है वो कोई भी दायर कर सकता है, नागरिक भी दायर कर सकता है, पीड़ित पक्ष के लोग भी दायर कर सकते हैं और न्यायालय खुद भी दायर कर सकता है अगर उसको मानहानि का केस लगना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी। आगे हम चलते हैं 68 पे। दोस्तों आपने अभी तक साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर करते जाइए जिससे वीडियो सभी तक पहुंच सके। आगे है 68, हम देखते हैं 68 में कह रहा है कि निम्न में से किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है, यानी कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर या ऑप्शन डी मनोरंजन कर। तो इसमें से जो केंद्र सरकार के कर हैं वो देख लें थोड़ा हम। केंद्र सरकार के कर के लिए अब वो है ट्रिक कि सीधा आ नीचे उतर कर, उसकी तो मतलब कि सीधा आ नीचे उतर कर, इसमें से सी का मतलब होता है सीमा कर। ठीक, उसके बाद आ का मतलब जो धा का मतलब होता है इसमें धन कर, आ का मतलब है आयकर, तो देखो इसमें आयकर भी आ गया और धन कर का मतलब संपत्ति कर। ठीक, और इसमें नी का मतलब होता है निगम कर, और उसके बाद उतर का मतलब होता है उत्तराधिकारी कर, और फिर उसके बाद इसकी तो उसकी तो ऊ से मतलब उपहार कर और सा से मतलब संपत्ति कर। ठीक, और की का मतलब होता है कृषि धन पर कर। ठीक, तो इसमें से देखो ये सब केंद्र सरकार के कर हैं, यही नहीं है तो ये जो मनोरंजन कर है वो राज्य सरकार लगाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोरंजन कर। अगर राज्य सरकार के करों को याद रखना तो उसके लिए एक टिक है कि भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पथ कर मोवा। तो इससे भू है जो, तो इससे भू राजस्व कर, और विक्री वी से है विक्री कर, मानो से मनोरंजन कर, और स्टाम्प मतलब स्टाम्प कर, और पा से मतलब पथ कर और मोटर वाहन कर। ये राज्य सरकार के कर होते हैं। एक बार फिर से देख लें, जो केंद्र सरकार के कर हैं वो सीमा कर, धन कर, आयकर, निगम कर, उत्तराधिकारी कर, उपहार कर, संपत्ति कर और कृषि कर। और जो राज्य सरकार के कर होते हैं वो होते हैं भू राजस्व कर, बिक्री कर, किसी मनोरंजन पे जो कर लगता है वो स्टाम्प कर और पथ कर, और लास्ट में मोटर वाहन कर। ये सब राज्य सरकार के होते हैं। आगे है 69, कह रहा है कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो जो इस कोई भी कर है जो अपने अन्य किसी
कर पे हस्तांतरित नहीं होता, वो होता है आयकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयकर। आगे चलते हैं 70 नंबर पे, कि 70 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सा बैंक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए देसी बैंकर, ऑप्शन बी व्यवहारिक बैंक, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन डी साहूकार। तो इसमें से देखो ऑप्शन सी पता चल रहा है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहूकार। आगे 71 पे चलते हैं कि 71 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन से हैं। ऑप्शन ए नोट निर्गमन का कार्य, ऑप्शन बी सरकार का बैंक, ऑप्शन सी विनिमय दर को स्थिर रखना, और ये ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो रिजर्व बैंक का काम है ये देखो उसका ये भी नोटों का निर्गमन कार्य जो होता है वो भी होता है, सरकार का बैंक भी है ये, और ये विनिमय दर को स्थिर भी रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। 72 पे कह रहा है कि संसद के निम्न सदन को कहते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी आ और बा दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निम्न सदन है यानी लोअर हाउस वो होता है लोकसभा, ठीक, क्योंकि इसको अगर निम्न हाउस बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है। और राज्यसभा उसको बोलते हैं अपर हाउस यानी उच्च सदन, ठीक, इसको उच्च सदन बोलते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनके बदले नए सदस्य आ जाते हैं, मतलब ये कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं। बात समझ में आई? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे कह रहा 73 कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, या ऑप्शन डी मुंबई। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि कानपुर जो उसका यूपी का कोर्ट जो है स्टेट को हाई कोर्ट वो इलाहाबाद में स्थित है, और एक इसकी पीठ है वो लखनऊ में है, ठीक। आगे कह रहा है कि उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका बताया था हमने, पिछले एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, तो उसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। आगे कह रहा है 75 पे कि पृथ्वी के कितने भाग में जल है। ऑप्शन ए 1/4 में, ऑप्शन बी 3/4 में, ऑप्शन सी आधे भाग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, यानी अगर पृथ्वी के अगर 4 भागों में बांट दें हम, तो 4 भागों में से 3 भागों में जल है और 1 भाग में भूमि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/4 भाग पे है, ठीक। 76 क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो जो भारतीय 8वीं अनुसूची है उसमें से कितनी भाषाएं रखी गई हैं इसके बारे में जानना है। तो ऑप्शन ए कह रहा 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, या ऑप्शन डी 21। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें से 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे है कि भारत के संसद से आशय है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा, या अगर ऑप्शन डी लोकसभा एवं राज्यसभा। तो देखो इसमें से अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ने इसने ये कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि भारत में जो भारत की संसद है उसके संसद के अंग पूछे हैं या संसद के सदन पूछे हैं। अगर पूछ दे कि भारत के जो संसद है उसके अंग क्या हैं, कौन कौन है, तो वो अपने होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। लेकिन अगर पूछ दे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इसको लोअर हाउस बोलते हैं और इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक। लोअर हाउस को आर्टिकल 81 में रखा गया है और अपर हाउस को आर्टिकल 80 में रखा गया है, यानी ये इसका आर्टिकल 80 है और इसका 81 है, और ये संसद के अंग होते हैं। लेकिन इन्होंने ये इसका सही आंसर है, तो इसका मतलब है कि संसद के अंग पूछे गए, मतलब संसद किन किन उससे मिली गई है। तो एक यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि इन लोगों ने भी क्लियर नहीं किया इसमें क्वेश्चन में। आगे कह रहा 78 पे कि
महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, और ऑप्शन डी सभी को। तो जो महाभियोग से हटाया जा सकता है उसको राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम चलते हैं 79 पे। 79 हमारा कह रहा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 61 और ऑप्शन डी 47। तो हम बताया था पिछले उसमें कि संघ सूची में वर्तमान में जो मेन सूची प्राचीन है उसमें से 97 विषय थे, लेकिन इसमें वर्तमान में अगर पूछे तो 100 विषय हैं। लेकिन इसने कहीं जिक्र नहीं पूछा कि कितने विषय हैं, पहले थे या बाद में, इसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन इसने सिर्फ ये पूछा कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में ऑप्शन को अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 97 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल सूची में 97 विषय थे। ठीक, आगे बी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 52। तो इसमें से देखो इन्होंने इसने भी जिक्र नहीं किया, लेकिन इनमें से इसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग समवर्ती सूची में अब 52 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 47 विषय थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसमें पूछा गया था, उसमें पूछे गए थे जो मूल सूची है उसके विषय, लेकिन इसमें जो पूछा गया जो वर्तमान में जैसे विषय हैं वो पूछा गया। ठीक, लेकिन उसमें ये जिक्र कहीं नहीं हुआ कि कौन सा पहले का पूछ रहे हैं, कौन सा बाद का पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में 52 हैं। लेकिन अगर पूछ देता है कि पहले कितने थे, तो पहले थे 47। ठीक, और क्या बची? समवर्ती हो गई और संघ हो गई। राज्य सूची में भी बताया था कि राज्य सूची में कितने 66 थे और आप कितने हैं 62 हैं। ठीक, आगे कह रहा है 81 पे कि शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ये हमारा 81 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा है उसको रखा गया है समवर्ती सूची में, यानी इस पर राज्य का भी अधिकार होगा और केंद्र का भी अधिकार होगा। बात समझ में आई? आगे हम चलते हैं 82 पे। 82 कह रहा है कि बाबरनामा जो बाबर द्वारा लिखित है वो क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य है, ऑप्शन बी कविताओं का संकलन है, ऑप्शन सी आत्मकथा है, या ऑप्शन डी धार्मिक पुस्तक है। तो मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें से बताया गया था कि ये बाबरनामा जो बाबर ने लिखी थी, जिसको तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, वो बाबर की आत्मकथा थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए और थोड़ा बेटर समझ में आएगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे 83 पे कह रहा है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। ऑप्शन ए हुमायूं से चौसा के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी मालदेव से युद्ध करने के बाद, ऑप्शन सी राय सिंह की विजय के बाद, या ऑप्शन डी कन्नौज से युद्ध जीतने के बाद। तो जो ये शब्द हैं वो कहे थे शेरशाह ने मालदेव से युद्ध करने के बाद। इसमें स्थिति ये हो जाती है कि ये बिल्कुल हारने वाला होता है शेरशाह। ठीक, जैसे कैसे वो जान बचा के जीत पाता है, मतलब बाई लक जीत जाता है। तभी उसके उपरांत ये कहता है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ओके, आगे हम 84 पे चलते हैं। 84 हमारा कह रहा है कि इबादत खां का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए अकबर ने जो इबादत खाना है उसका निर्माण, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ये ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो जो इबादत खाना है उसका निर्माण कराया था अकबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे कह रहा है 85 पे कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान, ऑप्शन ए संभाजी के काल में हुआ, ऑप्शन बी शिवाजी के काल में हुआ, ऑप्शन सी साहू जी के काल में हुआ, या ऑप्शन डी शाह जी के काल में हुआ। तो जो मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था वो शिवाजी के ही कार्य में हुआ था, और
शिवाजी ही मराठा संविधान जो साम्राज्य उसके संस्थापक भी थे। ठीक, आगे कह रहा है कि विलय नीति का संबंध है ऑप्शन ए नाना साहब से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान से, या ऑप्शन डी हैदर अली से। तो जो विलय नीति है, विलय नीति का मतलब था कि राज्य हड़प नीति, यानी अगर किसी का उसका राजा मर गया है या किसी वजह से है उसकी डेथ हो गई है, या उस पर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे झांसी की रानी, झांसी का था कि झांसी का जो थे तो झांसी की रानी के जो पुत्र कोई हुआ नहीं, ये उन्होंने दंतक पुत्र लिया, तो उन्होंने ये नीति अपनाई थी कि अगर दंतक पुत्र है तो उसको राजा नहीं बनाया जाएगा, अगर वो स्वयं का पुत्र है उसको ही राजा बनाया जाएगा। ये राज्य कोई राजा योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है, ये राजा मर गया तो उनको अपने राज्य में मिला लेंगे, यह विलय नीति थी। तो ये नीति अपनाई थी डलहौजी ने। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम 87 पे चलते हैं। 87 से कह रहा है कि संसद से तात्पर्य है। तो देखो यहाँ भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि संसद के अंग पूछे हैं या संसद के सदन पूछे हैं, तो यहाँ भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। आगे कह रहा है 88 पे कि कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, ऑप्शन बी विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना, ऑप्शन सी संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। तो जो इसका सही आंसर देखो, ये संकटकालीन यानी आपातकालीन में भी राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विदेश में जो राजदूत हैं उनको नियुक्त करने में भी नियुक्ति और उनको हटाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब संसद भंग होती है तो उसमें से अगर नए चुनाव का आदेश भी राष्ट्रपति ही देता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का जो नियुक्ति और पदच्युत ये नहीं करता है, ये लोकसभा के सदस्य ये निर्वाचित होते हैं। ठीक, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना उस पर जिससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये वहाँ से होते हैं, जनता द्वारा नियुक्त होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो यही इसका कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 89 पे। कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष है। तो जो भारत का प्रथम नागरिक है यानी वोटर लिस्ट में अगर पहला किसी का नाम होता है वो राष्ट्रपति का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक, आगे चलते हैं 90 पे। 90 नंबर कह रहा है कि सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, या ऑप्शन डी 48 घंटे। तो जो सर्दियों में है ना वो अंटार्कटिका पे वो 24 घंटे अंधेरा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा है कि अबीर या गुलाल जैसे होते हैं जो उनमें उड़ता हुआ जो हल्का रंगीन पदार्थ है वो क्या होता है। ऑप्शन ए गेरू, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक, या ऑप्शन डी बर्फ़। तो जो गुलाल में होता है वो अभ्रक होता है। ठीक, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो अभ्रक उत्पादक में भारत का पहला स्थान है, और भारत जो अभ्रक उत्पादन में 80% अपना हिस्सा देता है, मतलब यानी 80% जो अभ्रक है वो भारत में ही उत्पन्न होता है। आगे कह रहा है 92 कि कर्नाटक में कैगा में स्थित ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन केंद्र, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, ऑप्शन सी रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र। तो जो कर्नाटक में है वो है अपना ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। ठीक, आगे चलते हैं 93 पे। 93 कह रहा है कि भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ थी। ऑप्शन ए सन 1766 में, ऑप्शन बी सन 1866 में, या ऑप्शन सी सन 1869 में, या ऑप्शन डी सन 1957 में। तो जो डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी वो हुई थी सन 1866 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले जो www है उसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्ल्ड वेब विंडोज़, ऑप्शन बी कह रहा है कि वेल, और ऑप्शन सी कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, और ऑप्शन ये डी कह रहा है कि
वर्ल्ड विद वाइड। तो जो इसका जो WW का फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 कह रहा है कि रेंच कहते हैं। ऑप्शन ए पशु के बाड़ा को, ऑप्शन बी मनुष्यों के घर को, ऑप्शन सी जंगलों के पुंज को, या ऑप्शन डी पर्वतों की श्रेणी को। तो जो रेंज कहते हैं वो बोलते हैं पर्वतों की श्रेणी को। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 96 कह रहा है अकबर के जो दरबार में प्रमुख संगीतकार थे वो कौन थे। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन बी बीरबल और सी टोडरमल और डी तानसेन। जो संगीतकार थे वो अकबर के 9 रत्नों में एक थे, वो उनका नाम था तानसेन। ये पहली क्लास में मैंने तानसेन के बारे में काफ़ी कुछ बताया, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक, और जो चारों हैं ना, ये चारों 9 रत्नों में एक थे। बीरबल उनके जो मुख्य जो मंत्री हैं या मुख्य सलाहकार हैं उनमें से एक थे, जो हाजिर जवाबी में काफ़ी माहिर थे। टोडरमल को वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्रालय था वो उनके पास था। ठीक, अबुल फजल ये सेनापति भी थे और इन्होंने ही फजल है, इन्होंने भी अकबर के जो आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी है वो इनके राइटर थे अबुल फजल। ठीक, 97 में कह रहा है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो हालांकि इसमें ये नहीं बताया कि पानीपत का कौन सा युद्ध है, लेकिन फिर भी चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय के बीच, या ऑप्शन डी बाबर और अफगान सरदार के बीच। तो देखो इसमें से जो बाबर का युद्ध है वो पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो बाबर के अगर चारों युद्धों की बात करें तो जो ये बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक, ये हुआ था 1527 में। उसके बाद आता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ये हुआ था चंदेरी का युद्ध 1526, 27 और ये हुआ था 1528 में। और उसके बाद लास्ट में आता है अफगानों के सरदारों के बीच में, तो ये हुआ था 1529 में। ठीक, इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। बात समझ में आई चारों? पहला ये, इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब बताते हैं जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, राणा सांगे के बीच हुआ था जो वो खानवा का युद्ध था, मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध था, और अफगान सरदारों के बीच में था वो घाघरा का युद्ध था। सब में 1-1 साल का डिफरेंस है। ये 1526 में हुआ, ये 1527 में हुआ, ये 1528 में हुआ और ये 1529 में हुआ, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं 98 पे। 98 कह रहा है सिराजुद्दौला है तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम मैसूर युद्ध, या ऑप्शन डी कर्नाटक का युद्ध। तो जो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो था प्लासी का युद्ध सन 1757 में। ठीक, प्लासी के युद्ध के बारे में पिछला वीडियो हमने काफ़ी अच्छे से बनाया, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे अगर आप देख लें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में। ठीक, मीर कासम और अवध के नवाब जो थे सिराजुद्दौला उनके एक पक्ष में थे और बाकी और अलग पक्ष में थे। और उसके बाद जो कर्नाटक युद्ध है, कर्नाटक युद्ध पहला हुआ था सन 1746 से 48 के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक, आगे चलते हैं 99 पे कि कह रहा सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो इन्होंने जो सहायक संधि थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने, इसका प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उसके बाद अगली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने अब साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साइंस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक, और हमने एक डेली क्विज़ के लिए टेलीग्राम पे डेली क्विज़ के लिए बनाया है, तो उस पर से आप डाल सकते हो कि डेली क्विज़ फॉर सीटेट,
तो वहाँ पे भी आप वहाँ से भी उस चैनल में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।